एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिल ढाका क्लासेस में। देखिए, पीछे के 3 वीडियो जो हमने बात की थी, इसमें एनसीईआरटी बायोलॉजी की स्तर 2021-22 की जो है हमने शुरुआत की थी। इसमें हमारा प्रथम चैप्टर जो है वो पूरा हो चुका है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीव में जनन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसके 2 वीडियो मैंने अपलोड किए थे। पहला वीडियो जो अपलोड किया था, वैसे 3 वीडियो अपलोड कर दिए। पहला जो अपलोड किया था वो उसकी प्रस्तावना थी पूरी आपके सिलेबस की। उसके बाद में 2 वीडियो प्रथम चैप्टर के जो है भाग फर्स्ट और भाग सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 वीडियो आपको जो है अपलोड कर दिए गए हैं। अब हम जो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। 2 नंबर चैप्टर कौन सा रहेगा हमारा? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स, या फिर इसको बोल सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, या फिर बोल सकते हो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की जो बात थी हमने विस्तार से पीछे वाले चैप्टर के अंदर कर ली। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, वो बात कर ली। यहाँ पे हम लैंगिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो पुष्पी पादप आवर्तबीजी जो पादप होते हैं जिनके बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं जिनके बीज के चारों ओर क्या होता है, आवरण होता है, उनमें एक प्रमुख आकर्षक अंग होता है, एक मुख्य आकर्षक अंग होता है जिसे हम लोग पुष्प या फूल बोलते हैं। पुष्प या फिर फ्लावर या फिर क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं। सबसे पहले इसकी संरचना को हम समझेंगे, क्योंकि यही वो भाग होता है, वो वह अंग होता है जिसमें पुष्प के पादप के नर जननांग और मादा जननांग जो है वो स्थित होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो पुष्प की संरचना से करेंगे। जैसा कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, आवर्तबीजियों का एक आकर्षक अंग जो क्या होता है, पुष्प होता है। उस पुष्प की संरचना से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पुष्प के जो भाग हैं, प्रमुख भाग, उनकी बात करेंगे। बाद में इन भागों को भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। 2 या 3 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर पीछे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, एनसीईआरटी बायोलॉजी स्तर 2021-22 लगाकर भी आप देख सकते हो। उसके अंदर आपको सारे वीडियो जो है वो 12वीं क्लास के मिलेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं पुष्प की संरचना की। तो शुरुआत करते हैं अब पुष्प की संरचना से। किसकी संरचना से? पुष्प की संरचना से। पुष्प की संरचना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात जो है वो करते हैं। तो देखिए, पुष्प आपको बता दिया मैंने, आवर्तबीजियों का एक आकर्षक अंग होता है। क्या होता है? एक आकर्षक अंग होता है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से इसके अंदर 2 चक्कर होते हैं, और वैसे अगर बात करें तो इसके अंदर 4 चक्कर होते हैं। मुख्य रूप से कितने चक्कर होते हैं? 2 चक्कर होते हैं, 2 चक्कर। और वैसे अगर बात करें तो मुख्य रूप से 4 चक्कर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य रूप से 2 चक्कर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है सहायक चक्कर, एक तो कौन सा होता है, सहायक चक्कर, और एक दूसरा जो होता है वो होता है जनन चक्कर, या फिर उसे बोला जाता है आवश्यक चक्कर, या फिर उसे क्या बोला जाता है, आवश्यक चक्कर जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2 चक्कर जो है वो पुष्प की संरचना में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और 4 मैंने जो बोला है वो इसलिए बोला है, सहायक चक्कर में फिर से 2 चक्कर पाए जाते हैं, और आवश्यक चक्कर में फिर से कितने चक्कर पाए जाते हैं, 2 चक्कर जो है वो पाए जाते हैं। इसलिए कितने चक्कर होते हैं? टोटल 4, और मुख्य रूप से कितने होते हैं? 2 चक्कर जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहायक चक्कर में। जो पहला चक्कर होता है वो होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज।
दूसरे की अगर बात करें तो वो होता है दलपुंज चक्कर। कौन सा होता है? दलपुंज चक्कर। और आवश्यक चक्कर में अगर बात करें तो पहला जो होता है वो होता है पुमंग, और दूसरा जो होता है वो होता है जायांग। दूसरा कौन सा होता है? जायांग। तो इस प्रकार से पुष्प में टोटल 4 चक्कर होते हैं और मुख्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहायक चक्कर की कि सहायक चक्कर क्या होते हैं। तो सहायक चक्कर में आपको मैंने बता दिया, पहला जो आता है वो आता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज की बात करें तो ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर होता है। पुष्प का क्या होता है? सबसे बाहरी चक्कर होता है। पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी प्रत्येक इकाई को बाह्य दल कहा जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या बोला जाता है? बाह्य दल बोला जाता है। पुष्प के सबसे बाहर की ओर होता है और इसे क्या बोला जाता है? बाह्य दल जो है वो बोला जाता है। और ज्यादातर ये कैसे रंग की संरचनाएं होती हैं? हरे रंग की संरचनाएं होती हैं। कैसे रंग की संरचनाएं होती हैं? हरे रंग की संरचनाएं जो है वो होती हैं। दूसरे चक्र की बात करते हैं। देखो मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, अभी हम डायग्राम की भी बात करेंगे कि कौन सा बाह्य दल कहाँ होते हैं। ठीक है, दलपुंज। दूसरा चक्र कौन सा है? दलपुंज। दलपुंज की बात करें तो ये बाह्य दल के बाद का जो चक्कर होता है, अंदर की ओर जो चक्कर होता है उसे क्या बोला जाता है? दलपुंज। इसकी प्रत्येक इकाई को अगर बात करें तो दल कहा जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। और ये जो होते हैं ये रंगीन होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। और रंगीन होने के कारण ये पर परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। अब पर परागण क्या होता है वो हम इसी चैप्टर में आगे लास्ट में पढ़ेंगे कि पर परागण जो है वो किसे बोला जाता है। तो ये 2 चक्कर होते हैं किसमें? सहायक चक्कर में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो है आवश्यक चक्कर दूसरा, और इसमें तीसरा जो आएगा वो कौन सा आएगा? पुमंग। पुमंग, ठीक है। पुमंग को पुष्प का नर जन्नांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुष्प का नर जन्नांग जो है वो बोला जाता है। और ये जो होता है इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। यह नर जन्नांग होता है पुष्प का, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर में भी क्या है? 3 जो है भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग जो है वो होते हैं। इन तीनों भागों की बात हम करेंगे आगे, जब निषेचन की पूर्व घटनाएं पढ़ेंगे तब इनकी बात करेंगे। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है परागकोश, एक होता है योजी भाग, एक होता है पूतंतु भाग। 3 भाग इस पुंकेसर के होते हैं। यह संख्या अलग अलग पुष्प के अंदर अलग अलग इनकी संख्या जो है वो हो सकती है। दूसरा जो है चौथा जो है वो है जायांग, आवश्यक चक्कर का दूसरा, और वैसे पुष्प का कौन सा चक्कर? चौथा। ये पुष्प के सबसे अंदर की ओर का चक्कर होता है। पुष्प के क्या होता है? सबसे अंदर की ओर का चक्कर जो है वो होता है। और इस चक्कर की अगर बात करें तो ये पुष्प का मादा जन्नांग होता है। पुष्प का कैसा जन्नांग होता है? मादा जन्नांग जो है वो होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर जो है वो कहा जाता है। इसमें भी 3 भाग होते हैं स्त्री केसर के अंदर भी, इनकी भी हम विस्तार से बात करेंगे। एक तो होता है वर्तिकाग्र, एक होती है वर्तिका, और एक होता है अंडाशय। ये 3 भाग जो है मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं, और 3 ही पुंकेसर में, 3 ही स्त्री केसर में। अब इन दोनों भागों को आवश्यक चक्कर जो है वो क्यों कहा जाता है? अगर हम बात कर रहे थे आवश्यक चक्कर की कि इनको आवश्यक चक्कर जो है वो क्यों कहा जाता है, तो ये जो चक्कर होते हैं ये जनन में क्या होते हैं? जनन की क्रिया के लिए या लैंगिक जनन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आवश्यक चक्कर। जनन चक्कर भी कहा जाता है क्योंकि नए पुष्प के निर्माण के लिए इन्हीं दोनों अंगों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? जनन अंग या जनन चक्कर भी कहा जाता है। इस प्रकार एक पुष्प की संरचना मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। संरचना की बात करते हैं तो देखिए मैं संरचना बना देता हूं। सबसे पहले
ये देखिए इस प्रकार की संरचना होती है एक पुष्प की। ठीक है, ये एक पुष्प की संरचना है। तो ये तो पुष्पासन हो गया, जिससे पुष्प लगा हुआ रहता है। ये जो आपको पुष्प के सबसे बाहरी चक्कर ये दिख रहा है, हरे रंग की संरचना होती है। ये जो आपको भाग दिख रहा है, इस भाग को क्या बोला जाता है? बाह्य दल कहा जाता है। इस भाग को क्या बोला जाता है? बाह्य दल कहा जाता है। बाह्य दल के बाद में इस प्रकार से रंगीन संरचनाएं होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। इसके बाद में इनके अंदर की ओर लंबी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग जो होता है परागकोश, और इसका आधारीय भाग जो होता है वो योजी, और ये लंबा भाग आपको जो दिख रहा है वो क्या होता है? पूतंतु होता है। पुष्प के सबसे आंतरिक भाग को, ये जो भाग है इसको स्त्री केसर कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्त्री केसर बोला जाता है। इसमें भी 3 भाग बताए मैंने। ये जो प्यालेनुमा संरचना आपको दिख रही है, इसको वर्तिकाग्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है, जो परागकणों को ग्रहण करती है। ये नलिकानुमी संरचना आपको दिख रही है, इसको वर्तिका कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वर्तिका। और ये गोलाकार जो संरचना आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है अंडाशय। इसको क्या बोला जाता है? अंडाशय। तो इस प्रकार एक प्रारूपिक अगर पुष्प की संरचना की बात करें तो वो इस प्रकार की होती है। ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना होती है। तो इस प्रकार से पुष्प वाला जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। पुष्प का जो टॉपिक था वो आपका क्या हो जाता है? इसी डायग्राम के साथ क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे के नए टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की घटनाएं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की घटनाओं की हम लोग इस टॉपिक के अंदर बात जो है वो करते हैं कि ये घटनाएं जो है वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए लैंगिक जनन की घटनाओं में 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। आप लोगों को मैंने पहले चैप्टर के अंदर भी बताया था कौन कौन सी होती हैं। देखो, एक तो होती है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरी जो होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन। दूसरी कौन सी होती है? फर्टिलाइजेशन। तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन से पहले की घटनाएं, निषेचन वाली घटनाएं और निषेचन के बाद की घटनाएं। सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन सी घटनाओं की बात करने वाले हैं? निषेचन पूर्व घटनाओं की बात जो है वो करने वाले हैं। 1 नंबर पे हम लोग बात करेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाओं की हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं कि ये घटनाएं जो है वो कौन कौन सी होती हैं। तो इनमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो निषेचन से पहले जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित घटनाएं होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी हैं? वो है पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे। और परागकण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? परागकण के बारे में पढ़ेंगे। 3 ये संरचनाएं मुख्य रूप से इनकी आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं होती हैं, जिनके बगैर निषेचन की क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हम स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी की भी जो है बात करने वाले हैं, वो बाद में आगे वाली वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले पुंकेसर की बात करते हैं। तो पुंकेसर में मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का क्या होता है? नर जन्नांग होता है। पुष्प का क्या होता है? नर जन्नांग होता है। इसकी अगर बात करते हैं पुष्प के नर जन्नांग की, तो पुंकेसर होता है। पुंकेसर की संरचना जो होती है वो देखो कैसी होती है। पुंकेसर मुख्य रूप से पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पुंकेसर इस प्रकार की संरचना होती है।
ये प्यारे बच्चों एक पुंकेसर की संरचना होती है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये ऊपर फूला हुआ जो भाग होता है इसे परागकोश कहा जाता है। क्या बोला जाता है? परागकोश। और इसका जो ये आधारीय भाग है इस भाग को योजी भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योजी भाग। और ये लंबा धागेनुमा जो संरचना है इसको क्या बोला जाता है? पूतंतु जो है वो बोला जाता है। सबसे पहले हम परागकोश की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? परागकोश की। तो ये पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग होता है और फूला हुआ भाग इसका होता है। पराग आवृतबीजी पादपों में अगर परागकोश की बात करें तो वो 2 पालियों में विभक्त होता है। कितनी पालियों में विभक्त होता है? 2 पालियां होती हैं, लोब्स जिन्हें बोला जाता है। 2 पालियों में विभक्त होता है। तो ऐसे परागकोश जिनमें 2 पालियां होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? द्विपालित परागकोश कहा जाता है। क्या बोला जाता है? द्विपालित परागकोश जो है वो उनको कहा जाता है। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। मान लीजिए ये एक पाली है तो इसके अंदर 2 क्या होंगी? लघु बीजाणुधानी होंगी। माइक्रोस्पोरेंजियम। तो द्विपालित है, 2 पालियां हैं तो 2 द्विपालित परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां हो गई? 4 लघु बीजाणुधानियां हो गई। अभी आगे वाला टॉपिक हमारा यही रहेगा, लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, तो द्विपालित परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानी होती है? 4 लघु बीजाणुधानी जो है वो होती है। इसके बाद में बात करें, कुछ पादप हैं जैसे कपास, भिंडी में एक पाली पाई जाती है। जैसे अगर बात करें कपास है, भिंडी है, इनके अंदर एक पालित परागकोश ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पालित परागकोश ही पाया जाता है। तो इनमें लघु बीजाणुधानी कितनी होंगी? 2 ही होंगी। लघु बीजाणुधानी कितनी होंगी? 2 होंगी। ठीक है, ऐसे परागकोश को एक कोष्ठीय परागकोश कहा जाता है या फिर एक पालित परागकोश उनको बोल सकते हो। दूसरा भाग है योजी, यह आधारीय भाग होता है। तीसरा भाग पूतंतु होता है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये धागेनुमा संरचना जो है वो होती है। कैसी संरचना होती है? धागेनुमा संरचना जो है वो होती है। तो ये आपका था पुंकेसर। किसकी संरचना थी? पुंकेसर की। अब हम लोग बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना की। तो दूसरा टॉपिक है लघु बीजाणुधानी क्या होती है। सबसे पहले तो लघु बीजाणुधानी की अगर बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लघु बीजाणुधानी जो है वो स्थित कहाँ होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम, इंग्लिश में बोला जाता है इसको माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। देखो, लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं कि लघु बीजाणुधानी जो है वो क्या होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? पुंकेसर के अंदर। किसके अंदर? पुंकेसर के अंदर। पुंकेसर में कहाँ स्थित होती है? पुंकेसर के भी 3 भाग हैं। कहाँ स्थित होती है? परागकोश में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? परागकोश के अंदर स्थित होती है। इसका जब हम परागकोश का जब हम लोग अनुप्रस्थ काट लेते हैं, टीएस, कौन सा काट लेते हैं? टीएस काट लेते हैं, तो लघु बीजाणुधानी के बाहर हमें 4 परत दिखाई देती हैं। लघु बीजाणुधानी के बाहर कितनी परत दिखाई देती हैं? 4 परत जो है वो दिखाई देती है। पहली कौन सी है? देखिए, बाह्य त्वचा। कौन सी है? बाह्य त्वचा। दूसरी अगर बात करते हैं तो वो कौन सी है? अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम। तीसरी जो है वो कौन सी है? मध्य परत। कौन सी है? मध्य परत। चौथी जो है वो कौन सी है? टेपिटम। कौन सी है? टेपिटम या पोषूतक। कौन सी है? टेपिटम या पोषूतक। सबसे पहले बाह्य त्वचा की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में एपिडर्मिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस जो है वो बोला जाता है। तो एपिडर्मिस भी आप लोग इसको याद रखना। ये परत जो होती है लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत होती है। लघु बीजाणुधानी क्या होती है? सबसे बाहरी परत जो है वो होती है। ठीक है, और ये कोशिका के एक स्तर की बनी हुई होती है। कोशिकाओं की एक कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं एक लेयर का निर्माण करती है। दूसरी अंतःस्थिशियम। बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ, बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ कौन सी होती है? अंतःस्थिशियम होती है। डायग्राम बनाएंगे अभी। अंतःस्थिशियम होती है और ये भी क्या है? एक कोशिकीय या एकल आवरण या एकल स्तर वाली होती है। मध्य परत, अंतःस्थिशियम के सबसे अंदर की ओर ये परत पाई जाती है। ये 2 से 3 स्तरों की बनी हुई होती है। कोशिकाओं के कितने स्तरों की बनी होती है? 2 से 3 स्तरों की ये बनी हुई होती है। टेपिटम या पोषूतक की बात करते हैं तो टेपिटम या पोषूतक ये सबसे आंतरिक परत होती है।
कौन सी परत होती है? सबसे आंतरिक परत होती है। और ये क्या करती है? आंतरिक परत होती है, इसका जो जीवद्रव्य है वो सघन होता है, सघन जीवद्रव्य से ये भरी हुई रहती है और इसमें एक से अधिक क्या है? केंद्रक भी उपस्थित होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक से अधिक केंद्रक जो है वो भी उपस्थित होते हैं। तो इसके बाद हम टेपिटम के कार्यों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संरचनाएं जो है वो किस प्रकार की होती हैं, देखो डायग्राम बनाकर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले सबसे बाहर वाली परत बना लेते हैं। इस प्रकार से लघु बीजाणुधानी की संरचना जो है सबसे बाहर की तरफ, ये एकल कोशिकाओं से बनी हुई संरचना जो होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा कहा जाता है। इसके बाद में भी एक स्तर वाली संरचना और पाई जाती है। ये जो संरचना होगी इसको क्या बोला जाता है? अंतःस्थलीयम या एंडोस्थलीयम बोला जाता है, सतीशियम बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में 2 या 3 स्तरों की परत होती है, 2 या 3 स्तरों की। तो मैं 3 स्तरों की बना देता हूँ। ये 3 स्तरों की बना दी। ये जो होती हैं 3 स्तरों वाली, इसे क्या बोलेंगे? मध्य परत बोलेंगे या मिडल लेयर जो है वो बोला जाता है। अब सबसे अंदर की ओर कौन सी होती है? अब जो बना रहा हूँ केंद्रक युक्त जो बना रहा हूँ वो कौन सी होती हैं? आपकी टेपिटम होती हैं। कौन सी होती हैं? टेपिटम होती हैं। ये कौन सी होती हैं? टेपिटम। तो इस प्रकार से एक लघु बीजाणुधानी का जब हम अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचना जो है वो दिखाई देती है। साथ में इसके अंदर की तरफ अब क्या होते हैं? लघु बीजाणु जो है वो स्थित रहते हैं। कौन स्थित रहते हैं? लघु बीजाणु जो है वो स्थित रहते हैं। अब बात करते हैं टेपिटम के कार्य की। किसकी बात करते हैं? टेपिटम के कार्य की बात जो है वो करते हैं। तो टेपिटम परागकणों को पोषण प्रदान करता है। एक कार्य तो क्या हो गया? परागकणों को पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। दूसरे कार्य की अगर बात करें तो ये हार्मोन श्रावण का कार्य भी करता है। किसका? हार्मोन श्रावण का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो मुख्य कार्य है वो है ये परागकणों में पोलेन कीट आवरण का निर्माण करता है। जब हम परागकणों की बात करेंगे आगे वाली वीडियो के अंदर तो उसके अंदर ये पोलेन कीट आवरण का निर्माण भी करता है। किसका निर्माण करता है? पोलेन कीट आवरण जो है उसका निर्माण भी ये करता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत जो है हमने कर दी है। आगे वाली वीडियो के अंदर हम लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है इसकी शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। इसके बाद में हम परागकण पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन्स जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद में स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, इनके बारे में हम लोग जो है वो विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।